राधे जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। यह इतिहास की दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने इतिहास के स्वरूप को समझने का प्रयास किया था, अर्थात इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के जनक कौन हैं और इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है। यह इतिहास की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग आधुनिक भारत को अध्ययन करेंगे, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास की यह पहली क्लास है। और इस क्लास में हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात आज की क्लास का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न देखा जाता है, अतः यह काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका क्लास होगा। आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे, देखेंगे और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे। चलिए तो हम अपने क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो आज इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। तो आपको यह समझ लेना है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का व्यापार पूर्व में भी, अर्थात कहें तो प्राचीन भारत के समय में भी जारी था। जैसे आप पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। उसी समय मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित थी। और आप भारत में अभी जो गुजरात देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये गुजरात है, वो वहाँ पे उस समय एक बंदरगाह नगर हुआ करता था, यानी कि लोथल जिसका नाम था। और वो लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। तो वहीं से यूरोपों में व्यापार जारी था। तो आप इस पा रहे हैं कि भारत में यूरोपियनों का व्यापार जो है वो अभी से नहीं बल्कि प्रारंभ से ही जारी है। लेकिन आप इसमें समझेंगे कि उन व्यापारों को अवरुद्ध कर दिया गया, यानी कि उसके जो माध्यम थे वो दो थे, एक स्थल मार्ग से और दूसरा जल मार्ग से। अर्थात आपको समझ लेना है कि भारत में यूरोपियनों का जो व्यापार होता था वो प्रारंभ से ही होता था। जिस व्यापार के दो मार्ग थे, एक आप पढ़ेंगे स्थल मार्ग और दूसरा था वो जल मार्ग। लेकिन दोनों मार्ग आगे चलकर अवरुद्ध हो गया, बाधित हो गया। तब एक नए समुद्री मार्ग का खोज यूरोपियनों के द्वारा किया गया और उसके बाद भारत में ये सारे यूरोपियन व्यापारी पहुँचे और व्यापार प्रारंभ हुआ। फिर पढ़ेंगे कि भारत यूरोपियनों का गुलाम हुआ, अर्थात यूरोपियन भारत में आए, व्यापार किए और भारत में उपनिवेश, साम्राज्यवाद इत्यादि स्थापित किए। तो आगे की क्लास में हम लोग वो डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि भारत में यूरोपीय के कंपनियों का आगमन का क्या कारण था। बिना कारण के वो भारत तो आ नहीं सकते थे, तो उनके आने के पीछे जो कारण था वो क्या था, चलिए हम लोग देखते हैं। तो उसके आने के पीछे कारण एक से अधिक थे, लेकिन तीन हम प्रमुख कारणों को यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगमन के कारण, यानी कि आपको समझना है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ उसके क्या कारण थे। तो कितने कारण यहाँ पे दिख रहा है, तो तीन। पहला है यूरोप में भारतीय वस्तुओं की अत्यधिक मांग। आप जानते हैं कि यूरोप में भारतीय वस्तुओं की काफ़ी अत्यधिक मांग थी, अतः उसके पूरा करने के लिए नए मार्ग का खोज किया गया। दूसरा है कि 1453 में कुस्तुतुनिया उस्मानियों का नियंत्रण, कुस्तुतुनिया पर होगा, कुस्तुतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण। ये आपको समझना है कि कुस्तुतुनिया क्या है, उस्मानिया क्या है। लेकिन अभी यहाँ पे सीधा समझिए दूसरा क्या है, 1453 में कुस्तुतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण। तीसरा आपका है कि यूरोप में पुनर्जागरण, यानी कि यूरोप में क्या हो चुका था, तो उस समय पुनर्जागरण हो चुका था, यानी पुनर्जागरण का काल चल रहा था। इन तमाम तीन प्रमुख कारणों से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। चलिए अब हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आप कुछ मानचित्र से संबंधित कंसेप्ट को क्लियर कर ले। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये भारत है हमारा, और ये भारत से सटे हुए जो देश हैं वो कौन सा है, तो वो है पाकिस्तान, जो आप पढ़ चुके हैं। ये कौन सा देश है, तो पाकिस्तान। ये है आपका अफगानिस्तान, ये कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। ये जो देख रहे हैं वो ईरान है,
ये जो आप देख रहे हैं वो ईरान है, ये देख रहे हैं इराक है, ये आपका इराक है, ये जो देख रहे हैं वो है तुर्की। ये कौन सा देश है? तो वो है आपका तुर्की। इसका वर्तमान नाम हो गया है तुर्की। यहाँ पे हम लिखते हैं तुर्की, तुर्की, या इसी को बोल सकते हैं आप टर्की। इसी को क्या बोला जाता है? टर्की। इसका वर्तमान नाम हो जाता है तुर्की। इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम हो गया है तुर्की। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। तो हम देख लिए भारत के बगल में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर ये ईरान है, इराक है, और ये आपका है तुर्की। यहाँ देख रहे हैं ये काला सागर है, तुर्की के ऊपर कौन सा है? तो काला सागर है, और नीचे यहाँ पे एक सागर और है जिसका नाम है मरमरा सागर। यहाँ पे हो जाएगा मरमरा सागर, अभी केवल देखना है। और इस काला सागर मरमरा सागर को जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसको बोलते हैं बॉस्फोरस की जल संधि, यानी कि इसका नाम क्या होगा? बॉस्फोरस की जल संधि। तो हम लोग देख लेंगे। इसके नीचे हम लोग देखते हैं तो ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन सा है? तो ये अफ्रीका है। ये कौन सा है? तो ये अफ्रीका महादेश है। इस अफ्रीका महासागर को, या यहाँ ये सब देख रहे हैं कौन सा है? तो ये यूरोप है। यूरोप में अगर देखें तो ये आपका इटली है। ये आपका कौन सा देश है? तो इटली है। ये आपका जो है वो स्पेन है। ये आपका स्पेन है। ये आपका पुर्तगाल है। ये आपका पुर्तगाल है। और ये कहें तो आपका फ्रांस है। फ्रांस देश है। ये सारे क्या है? तो यूरोप है। यूरोप को अगर आप पार करते हैं तो यहाँ मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे मिलेगा आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और इस अटलांटिक महासागर को आप पार करेंगे तो यहाँ पाएंगे ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, या ये आपका है दक्षिण अमेरिका। ये कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महादेश है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख लिए कि ये हमारा भारत है, और भारत के बगल में कौन है? पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक, और फिर तुर्की। और यही तुर्की है। इसके बाद आप देखेंगे तो सारे ये यूरोप स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ कंसेप्ट याद रखना है क्या? कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तुर्की, तो यहाँ पे तुर्की के बाद अर्थात आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे पाएंगे। ये आपका कौन है? तो ये हो गया आपका तुर्की। ये हो गया आपका यूरोप। ये हो गया यूरोप, और ये हो गया तुर्की। ये हो गया आपका तुर्की। यहाँ पे जो देख रहे हैं वो काला सागर, ये है काला सागर, और नीचे है मरमारा सागर, मरमारा सागर। और इससे जोड़ने वाला जो संधि है, इसी का नाम है, इसका नाम है बॉस्फोरस। बॉस्फोरस की संधि। बॉस्फोरस की संधि, इसका नाम क्या है? बॉस्फोरस की संधि। ये कंडीशन आपको यहाँ पे दिखेगा इस प्रकार से। ये आपको यहाँ दिखेगा। ये आपका तुर्की है। ये आपका कहें तो कौन सा है? तो यहाँ से यूरोप हो जाता है। तो ये कंसेप्ट समझने के बाद अब हमें जानना है क्या? कि भारत में यूरोपियनों का व्यापार पूर्व से ही जारी था। तो उस व्यापार का कितने मार्ग था? तो 2 था, यानी कि 2 रास्ते से वो लोग व्यापार करते थे। एक आपको समझना है स्थल मार्ग। तो हम लोग को यहाँ समझना है व्यापार का पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे रास्ता। रास्ता, तो हम लोग को पढ़ना है कि रास्ते कितने थे इसके?
तो इसके हम लोग को पढ़ना है कि दो रास्ता था। कितने रास्ता था? दो। एक था स्थल मार्ग और दूसरा था जल मार्ग। कितने मार्ग थे? ये पहला और ये कहें तो दूसरा। तो हम लोगों को यहाँ ये समझ में आ गया होगा कि यूरोपियनों का जो व्यापार जारी था भारत से, वो कितने मार्ग से? तो आपको ये रखना है दो, एक स्थल मार्ग से, दूसरा जल। अब हम देख लेंगे कि स्थल से कैसे हुआ करता था। तो स्थल मार्ग एक ये था कि भारत से होकर आगे निकलने के बाद पाकिस्तान, जो जानते हैं कि उस समय पाकिस्तान हुआ नहीं करता था क्योंकि डायरेक्ट अफगानिस्तान था। तो अब कह लेंगे यहाँ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक और पहुंचा जाता था तुर्की। और तुर्की के बाद आप देख रहे हैं कौन सा? तो यही है बॉस्फोरस की जल संधि। यानी बॉस्फोरस की जल संधि को पार करने के बाद आप यूरोप में प्रवेश कर जाते थे और वहाँ पे पहुँचते थे कहाँ? तो इटली। दूसरा जो रास्ता था व्यापार का, वो आपका था जल मार्ग से। तो जल आप देखते हैं, यहाँ कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये आपका है फारस की खाड़ी, और ये वाला जो गैप दिख रहा है वो है लाल सागर। आप पढ़ेंगे भी कि यहाँ देख रहे हैं भूमध्य सागर और दूसरा है लाल सागर। यानी भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में आप जानते हैं कि एक नहर बनाया गया जिसका नाम है सुएज नहर। तो यहाँ पे आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भी कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और वह नहर किसके किसके बीच में है या किसको जोड़ता है। तो ये अलग की पॉइंट है, लेकिन हम लोग को ये पढ़ना है। लाल सागर और दूसरा कौन है? भूमध्य सागर। इसको जोड़ने वाला जो नहर है उसका नाम क्या है? सुएज नहर। तो अब हम लोग देखते हैं कि जल मार्ग से कैसे। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये सारे क्या है? तो अरब सागर है। ये क्षेत्र कौन सा है? तो अरब सागर का क्षेत्र है। ये सारे अरब सागर है। तो अरब सागर को पार करने के बाद ये पहुंचा जाता था कहाँ? फारस की खाड़ी। और फिर कुछ आप देख रहे हैं कि यहाँ भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर को पार करके इटली में पहुंचा जाता था। एक ये जल वाला मार्ग है और दूसरा कहें तो ये स्थल है। इन दोनों स्थलों से व्यापार जारी था। लेकिन क्या कारण था जो इन सारे मार्गों के बदले ये सारे लोग समुद्री मार्ग से भारत में यात्रा प्रारंभ किए? तो यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना है क्या कि मेन जो प्रमुख रीजन था वो जल मार्ग वाला में क्या था कि यहाँ जो ये देख रहे हैं अरब जो देश हैं, इसका वर्चस्व काफ़ी बढ़ गया। यानी कि इस जल मार्ग जो था उस पर अरबों का नियंत्रण हो गया, और इस वजह से यह जानते हैं कि व्यापार करना आसान नहीं रहा। अतः ये मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया। तो जल मार्ग अवरुद्ध हो गया, उसका वजह क्या था? तो अरब का वर्चस्व पे। लेकिन अब हम समझेंगे कि स्थल मार्ग जो इस प्रकार से हुआ करता था, ये अवरुद्ध क्यों हुआ। तो इसमें एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, उसे याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं आप यूरोप, और ये जो देख रहे हैं तुर्की, तो यहाँ पे आपको जानना है कि इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। तो आपको जानना है, ये सब आप लिखते रहेंगे। इटली की राजधानी यहाँ लिखते हैं, इटली की राजधानी, इटली की क्या होगी? राजधानी। तो उसका नाम क्या है? रोम। इटली की राजधानी रोम है। तो ये जो इटली है इसकी राजधानी रोम जो थी, वो रोम एक साम्राज्य हुआ करता था जिसे रोम साम्राज्य कहा जाता था। यहाँ यूरोप में एक रोम साम्राज्य था। रोम साम्राज्य था। ये रोम साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी रोम, एक था पश्चिमी रोम, और एक था आपका पूर्वी रोम पूर्वी रोम। कितने भाग में बटा हुआ था? तो दो, एक था पश्चिमी रोम और दूसरा था पूर्वी रोम। तो ये पश्चिमी जो रोम था इसकी राजधानी थी, यहाँ होगा राजधानी। इसकी राजधानी थी वो रोम ही थी। लेकिन ये पूर्वी जो रोम है, यहाँ पे एक साम्राज्य था, उसे बोला जाता था, यहाँ पे था बैजंतिया।
बैजंतिया साम्राज्य। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था बैजंतिया साम्राज्य और इसकी राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पे हो जाएगा राजधानी। तो इसकी राजधानी हुआ करती थी कैंस्टैंटिनोपल। इसकी राजधानी हुआ करती थी कैंस्टैंटिनोपल। ये रखना है कैंस्टैंटिनोपल। ये किसकी राजधानी थी, तो आपको यह रखना है पूर्वी रोम या कह सकते हैं बैजेंतिया साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कैंस्टैंटिनोपल। एशिया के लोग इसे कहते थे, एशिया के लोग इसे कहते थे कुस्तुतुनिया। इसे कहा जाता था कुस्तुनिया। इसी का नाम क्या था, तो इसी का नाम था कुस्तुतुनिया। लेकिन ये कौन कहता था, तो ये यूरोप के ना बल्कि एशिया के लोग इसे कहते थे कुस्तुतुनिया। तो चलिए अब आपको समझना है क्या कि ये जो स्थल मार्ग था, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक को पार करने के बाद तुर्की में पहुंचा जाता था और तुर्की के बाद काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली है बास्फोरस की जल संधि को पार करने के बाद इटली पहुंचा जाता था और इटली के जो यहाँ साम्राज्य था तो उसे रोम साम्राज्य कहा जाता था, यानी इटली की राजधानी रोम है, रोम साम्राज्य कहा जाता था। ये यहाँ पे जो रोम साम्राज्य है, यहाँ पे जो आप देखेंगे रोम साम्राज्य है, ये दो भागों में, दो पार्टों में बटा हुआ था। एक कहलाता था पश्चिमी रोम साम्राज्य और दूसरा कहलाता था पूर्वी रोम साम्राज्य। पश्चिमी रोम साम्राज्य की राजधानी रोम हुआ करती थी, जबकि पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी जो थी वो आपका कैंस्टैंटिनोपल या कहें तो कुस्तुतुनिया। कैंस्टैंटिनोपल जो है इसे ये रोमवासी कहते थे, जबकि ये एशियावासी इसे नाम दिया था कुस्तुतुनिया, यानी कि कुस्तुतुनिया के नाम से इसे जानते थे। ये जो पूर्वी रोम है वहाँ पे एक साम्राज्य था जिसका नाम था बैजेंतिया साम्राज्य। ये जो पूर्वी जो रोम वाला क्षेत्र है यानी राजधानी जो है कैंस्टैंटिनोपल या कुस्तुतुनिया, ये धार्मिक केंद्र था। आपको याद रखना है कि ये क्या था, तो धार्मिक, यह धार्मिक केंद्र था। तो यहाँ पे आप समझ गए। अब हमें समझना है क्या, इसके आगे जो कहानी होती है वो आप देखेंगे कि यहाँ जो इटली है इसकी राजधानी जो रोम है, अर्थात कहें तो रोम जो साम्राज्य है, तो वो जो रोम साम्राज्य दो भागों में डिवाइड है। तो ये पूर्वी वाले क्षेत्र जो आप देख रहे हैं बैजेंतिया साम्राज्य यहाँ हुआ करता था, जो सबसे अधिक शक्तिशाली ये साम्राज्य था। और जो ये कुस्तुतुनिया था, यानी कि कहें तो ये वाला पार्ट जो है वही कौन था, तो ये कुस्तुतुनिया का पार्ट था। ये कौन था, तो कुस्तुतुनिया। अर्थात आप तुर्की से जब पार करते तो आप यूरोप में प्रवेश करने से पहले आपको कहाँ एंट्री करना होता, जब स्थल मार्ग से जाते तो वही स्थान था कुस्तुतुनिया। इसे यूरोप वाले लोग क्या नाम दिए थे, कुस्तुतुनिया। तो कुस्तुतुनिया में प्रवेश करने के बाद ही आपको यूरोप में एंट्री होता था। तो एक समय की बात है कि 1453, आपको यहाँ पे याद रखना है 1453, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1453 में कहें तो तुर्की में एक नए साम्राज्य का उदय होता है, जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये जो तुर्की है, यहाँ पे 1453 में एक नए साम्राज्य का उदय होता है। 1453 में एक नए साम्राज्य का उदय होता है जिसका नाम है उस्मानिया साम्राज्य। उस्मानिया, इस साम्राज्य का नाम क्या है, तो इस साम्राज्य का नाम है उस्मानिया साम्राज्य। आपको याद रखना है कि उस्मानिया साम्राज्य का उदय कब होता है, तो वो 1453 में, और कहाँ होता है, तो तुर्की में। तो ये उस्मानिया साम्राज्य जो है, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं पूर्वी, यहाँ पे जो देख रहे हैं बैजेंतिया साम्राज्य, इस बैजेंतिया साम्राज्य को उस्मानिया साम्राज्य ने इसको
विनष्ट कर दिया अर्थात पराजित कर दिया और बैजेंतिया साम्राज्य पर पूर्णतः नियंत्रण कर लिया। कौन? तो उस्मानिया साम्राज्य। तो आप जानते हैं, यहाँ आपको एक कंसेप्ट याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1453 में उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण होता है किसके ऊपर? तो बैजेंतिया साम्राज्य के ऊपर। वही कंसेप्ट यहाँ है, जब बैजेंतिया साम्राज्य के ऊपर उस्मानिया का नियंत्रण हो जाता है तो ये जो व्यापार का रास्ता था उस पे ये उस्मानिया साम्राज्य पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमा लेता है, अर्थात कहें तो टैक्स में यानी कर में अत्यधिक वृद्धि यानी बढ़ोतरी कर देता है, जिससे इस यूरोपियनों का व्यापार जारी रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अतः धीरे धीरे ये सारे यूरोपियनों का जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था वो सारे अवरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप समझ गए कि भारत में स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था यूरोप का वो अवरुद्ध कैसे हुआ। तो आपको कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो यूरोप है उसमें इटली है और इटली की राजधानी रोम है और यहाँ पे एक रोम साम्राज्य है। ये रोम साम्राज्य दो भागों में डिवाइड है, एक पश्चिमी रोम साम्राज्य, दूसरा है पूर्वी रोम साम्राज्य जिसे बैजेंतिया साम्राज्य, वहाँ पे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था और इसकी राजधानी हुआ करती थी कैंस्टैंटिनोपल। और इसी कैंस्टैंटिनोपल को यूरोप के लोग नहीं बल्कि एशिया के लोग इसे कहते थे कुस्तुतुनिया। तो आप तुर्की के पार करने के बाद कुस्तुतुनिया में प्रवेश करते तब जाके यूरोप में एंट्री होता था। तो अब आगे बात बढ़ती क्या है कि 1453 में इस क्षेत्र में यानी कहें तो बैजेंतिया साम्राज्य में एक यानी तुर्की के क्षेत्र में एक नए साम्राज्य का उदय होता है जिसका नाम है उस्मानिया। तो ये उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ और ये उस्मानिया साम्राज्य जो है वो बैजेंतिया साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। तो अधिकार करने के बाद ये अपना टैक्स वहाँ पे अपने मन से बढ़ाने लगे और इसी वजह से इन लोगों को बचत होना काफ़ी कम हो गया। अतः धीरे धीरे इन लोगों ने व्यापार जारी रखना स्थल मार्ग से बंद कर दिया। अब हम इससे पहले जान चुके हैं कि नीचे में देख रहे हैं कि जल मार्ग से जो व्यापार था वो अरब के वर्चस्व के कारण अवरुद्ध हो चुका था और स्थल मार्ग जो था वो अब उस्मानिया साम्राज्य के आ जाने से ये अवरुद्ध हो गया। तो आप जानते हैं कि दो यहाँ पे कारण समझ गए, यही दो कारण हैं जो व्यापार पूर्व में हुआ करता था वो यहाँ समाप्त हो गया यानी कि बंद हो गया। लेकिन अब कहानी ये है कि क्या यूरोप के लोग इस व्यापार को जारी रखना नहीं चाहता था? तो इसको आपको कंसेप्ट बेसिक क्लियर करके रखना है कि आप जानते हैं कि यह जो यूरोप है वो ठंडा प्रदेश है और यहाँ पे लोग मांस का अत्यधिक सेवन करते थे और इस मांस को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसे मसालों में लपेट के यानी कि उसमें बना करके ये लोग संचित करके रखते थे और इस मसाला के जो पूर्ति है वो भारत से ही होता था। अतः इस मसाला के पूर्ति के लिए ये लोग नए रास्ते के खोज में निकल पड़े और जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इन्हें आवश्यकता थी मसाले की और उसकी पूर्ति के लिए ये लोग तत्पर प्रयास में जुट गए। तो यही रीज़न है कि इन यूरोपियनों का आप जानते हैं कि एक नए मार्ग से भारत आगमन हुआ। तो वो कैसे हुआ? तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं इटली, इसके बाद कौन है? स्पेन और ये है आपका पुर्तगाल। तो ये सारे देश जो थे वो सारे समुद्र से भारत की ओर यात्रा यानी कि प्रारंभ किए, खोजबीन प्रारंभ किए। तो ये जो देख रहे हैं आप स्पेन, तो ये जो स्पेन है यहाँ से एक यात्री जिसका नाम है कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो भारत के खोज में निकल पड़ा। लेकिन आप जानते हैं कि ये भारत नहीं पहुंचकर ये आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। अर्थात यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि इसे जाना चाहिए था विद्यालय और ये पहुंच गया कहाँ? तो शौचालय। तो यही वाली बात किसके साथ हुआ था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ हुआ था। ये निकला था तो भारत को खोज में, लेकिन यह पहुंच गया कहाँ? तो अमेरिका। तो ये कंसेप्ट यहाँ है। दूसरी कंसेप्ट है यहाँ कि ये जो देख रहे हैं पुर्तगाल, तो इस पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी जिसको बोलते हैं पथ प्रदर्शक, तो ये प्रिंस हेनरी जो है वो प्रयास अपना प्रारंभ किया
और यह भारत के नहीं बल्कि अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु तक ये आने का एक मैप तैयार करवाया। और इसके बाद पुनः पुर्तगाल का एक यात्री, जिसको आप जानते हैं कि वास्को डी गामा, वो 1497 में यहाँ से निकलेगा और 4 जहाज़ों के साथ ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, यहाँ से होते हुए ये भारत तक ये लगभग 150 यात्रियों के साथ पहुँचेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, हम लोग यहाँ जो देखे हैं कारण, तो वहाँ समझ लेते हैं कि यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग, आप यहाँ पे समझ लिए हैं कि यूरोप में भारतीय वस्तुओं का अत्यधिक मांग थी, जिसके वजह से खोज करना अत्यधिक जरूरी था। दूसरा था कि 1453 में कुस्तुनिया पर उस्मानिया का नियंत्रण। तो आप यहाँ पे आप समझ गए कि कुस्तुनिया क्या था। तो आप देख रहे हैं कि कुस्तुनिया ये जो था, ये पूर्वी जो रोम साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कुस्तुनिया थी। तो इसे हम लोग देखेंगे कि इतने कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा एक कि उस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनिया पर नियंत्रण कब हो गया। तो हमें याद रखना है 1453 में कुस्तुनिया, 1453 में उस्मानिया 1453 में उस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनिया पर नियंत्रण, कुस्तुनिया पर क्या हो गया। तो आपको याद रखना है नियंत्रण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1453 में उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण किसके हो गया, कुस्तुनिया के ऊपर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि कुस्तुनिया का नया नाम क्या है, यानी कि कुस्तुनिया का नया नाम कुस्तुनिया, याद रखना है कुस्तुनिया का नया नाम। तो इसका नया नाम क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इस्तांबुल। कुस्तुनिया का नया नाम क्या हो गया, तो आपको याद रखना है इस्तांबुल। तो इस प्रकार से इस क्लास में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे समझे हैं, क्लियर किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें अब हम लोग विभिन्न कंपनियों के बारे में एक एक करके जानेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि पहला व्यापारी जो भारत पहुंचा था उसका नाम है वास्को डी गामा, जो कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। आप जानते हैं कि पहला पुर्तगाली जो था वो कौन था, वास्को डी गामा। तो भारत कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, कौन कौन से मार्ग से वो पहुंचा था, उसके पथ प्रदर्शक कौन थे, इन सभी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।